हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। ओम प्रकाश। एलआईसी असिस्टेंट 2023 की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। इसकी प्रीलिम्स दिसंबर 2023 को एक्सपेक्टेड है एंड मेंस फरवरी 2024 को एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी असिस्टेंट की सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। एलआईसी असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, इसकी डिटेल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां जाके सिलेबस पूरा देख लेना। साथ ही साथ बात करने वाले हैं सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि एलआईसी असिस्टेंट की पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद बात करेंगे एलआईसी असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, यानी कि एलआईसी असिस्टेंट की जॉब में आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, आपकी ड्यूटी आवर्स क्या रहने वाली है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग एंड प्रमोशन के क्या स्कोप होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में वर्क कर रहे हो, मे बी बैंक में क्लर्क या पीओ के पोस्ट में वर्क कर रहे हो, तो एलआईसी असिस्टेंट की आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अलग अलग जॉब्स के बारे में पूछती रहती हैं, तो उनका एक ये भी सवाल है कि एलआईसी असिस्टेंट गर्ल्स के लिए कैसा रहता है, ये जॉब उनके लिए कैसी रहेगी। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि एलआईसी असिस्टेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप एलआईसी असिस्टेंट की जॉब में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलआईसी असिस्टेंट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सारे ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ जो वैकेंसीज निकलती है ये जोन वाइज निकलती है, यानी कि नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ऐसे करके जोन वाइज डिवाइडेड है एंड वैकेंसीज वैसे ही रिलीज की जाती है। उसमें भी डिवीजन वाइज वैकेंसीज रहती है, जैसे कि अगर आप देखोगे नॉर्थ जोन में दिल्ली डिवीजन में कुछ वैकेंसीज रहेंगी, तो आपका जो कंपटीशन रहेगा उसी डिवीजन में रहने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो कट ऑफ भी रिलीज होगा ये डिवीजन वाइज रिलीज किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स देखोगे तो वहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स ही रहती है। जैसे क्लर्क की पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो बैंक क्लर्क में तो 28 ईयर्स रहती है। यहाँ पे आपको थोड़ा एज मिल जाता है कि 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहती है जनरल के लिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। स्टेज 1 में आपको प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज 2 यानी मेंस के लिए कॉल किया जाता है और फाइनल सिलेक्शन मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होती है। प्रीलिम्स में 3 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का आपके पास ऑप्शन रहता है, आपके पास चॉइस रहता है। इससे 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा, इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा, इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा एंड इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि इंग्लिश या हिंदी आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज जो सेक्शन है ये क्वालिफाइंग रहता है, यानी कि आपको केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही स्कोर करना होगा। तो ओवरऑल जो पेपर रहता है ये 100 मार्क्स का रहता है, लेकिन इसमें जो कट ऑफ रिलीज की जाती है ये आउट ऑफ 70 मार्क्स रिलीज की जाती है। एंड जो पेपर रहेगा ये टोटल 1 आवर का रहता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा एंड इसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। नॉर्मली एक्सपेक्टेड है कि 1:20 के रेशियो में वो मेंस के लिए कॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हिंदी स्पीकिंग रीजन है उनके लिए जो मेंस का पैटर्न रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा एंड जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन है उनके लिए जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है मेंस का वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हिंदी स्पीकिंग जोन जो है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका एक सेक्शन हिंदी भी रहेगा फेज 2 के लिए मेंस में। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। देन जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहता है, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहता है, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि ओवरऑल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा, इसके लिए आपको टोटल 2 आवर 30 मिनट्स का एग्जाम
30 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। एंड ये अगेन जो मेंस एग्जाम होता है ये ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा एंड इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है ये हिंदी स्पीकिंग जोन के लिए है, लेकिन अगर बात करें नॉन हिंदी स्पीकिंग जोन के लिए तो वहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न हो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलता है। जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 60 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और यहाँ जो मेंस एग्जाम होता है इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर बात करें सिलेबस की तो प्रीलिम्स एंड मेंस की जो डिटेल सिलेबस है उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड वहां पूरा देख सकते हो कि किन सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। एलआईसी असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे आपकी जो बेसिक है वो 26,340 रहेगी। बेसिक पे के अलावा आपको डीएनएस अलाउंस डीए मिलेगा, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। हाउस रेंट अलाउंस डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कैसे लोकेशन में होती है। एक्स क्लास सिटी में एचआरए ज़्यादा मिलेगा, वाई क्लास या जेड क्लास सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग रहती है तो वहाँ एचआरए आपको थोड़ा कम मिलता है। देन आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, कैडर स्पेशल अलाउंस मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो ज्वाइन करने के बाद आपकी जो मंथली इन हैंड सैलरी रहने वाली है जस्ट ज्वाइन करने के बाद वो अराउंड 45,000 रहने वाली है। इसके अलावा और भी कई तरह के पर्क्स, बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस आपको मिलते हैं। देखिए मंथली अलाउंसेस की बात करें तो टी कॉफ़ी अलाउंस मिलता है, ये लगभग 600 रुपीज़ मंथली मिलता है। देन सोडेक्सो मील कूपन्स मिलते हैं, ये 3,740 का मिलता है पर मंथ ही आपको मिल जाता है। देन न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 225 पर मंथ। मोबाइल अलाउंस मिलता है 250 रुपीज़। एड ऑन अलाउंस मिलता है कुछ 1500 रुपीज़, यानी कि टोटल 6,300 के अप्रॉक्स आपको पर मंथ मिल जाता है। इसके अलावा आपको मेडिकल बेनिफिट मिल जाती है आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए। साथ ही साथ मेडिकल कैश अलाउंस मिलता है जो कि साल में आपको एक बार मिलता है 9,800 रुपीज़। लीव इनकैशमेंट की फैसिलिटी रहती है, एलटीसी लीव ट्रेवल कॉन्सेशन आपको मिलता है। देन होम पोस्टिंग, देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपसे डिवीज़न पूछा जाता है कि आप किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हो। एंड अगर आप अपने होम टाउन में आपका जहाँ भी पड़ रहा है मतलब डिवीज़न अगर वही सेलेक्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाएगी, यानी कि आपका जहाँ होम टाउन रहेगा वहीं पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, या उसके नियर बाई जहाँ भी एलआईसी की ऑफिस रहेगी अगर वहाँ वैकेंसी रहती है तो वहाँ आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पे इंश्योरेंस कवर बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। ऑलरेडी एलआईसी में आप वर्क कर रहे हो तो आप समझ सकते हो इंश्योरेंस बहुत ही बेहतर आपको मिलता है आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए। अगर आप लोन लेना चाहते हो कार के लिए या होम लोन लेना चाहते हो तो वो भी बहुत ईजिली आपको मिल जाता है एंड सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। फेस्टिवल एडवांस आप ले सकते हो। परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है, यानी कि आपकी एक साल में जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप देख सकते हो। ये जो स्टाफ है, ये जो एलआईसी असिस्टेंट हैं, ये एक्चुअली इन्होंने 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी उस समय ज्वाइन किया था, तो अभी इनकी सैलरी आप देख सकते हो। तो अभी इनकी बेसिक पे 31,220 है, क्योंकि हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है तो इन सैलरी में इंक्रीमेंट होकर इनकी बेसिक पे 31,220 हो चुकी है। और इनकी जो अभी इन हैंड सैलरी बनती है वो आप यहाँ देख सकते हो 45,800 के अप्रॉक्स है, जिसमें से बहुत सारे इन्होंने डिडक्शंस वगैरह कराए हुए हैं जो कि ऑप्शनल रहता है। अगर आप एनपीएस की डिडक्शन और जो ऑप्शनल डिडक्शन है वो अगर आप नहीं करवाते हो तो आपकी सैलरी, यानी कि अगर इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी 50,000 से प्लस सैलरी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, यानी कि एलआईसी असिस्टेंट की क्या क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, कितने आवर्स की ड्यूटी रहती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाम से ही आपको समझ रहा होगा कि एलआईसी असिस्टेंट की जॉब है, यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट है, क्लेरिकल पोस्ट है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको क्लेरिकल वर्क करना होता है। ज्वाइन करने के बाद आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होती है और 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड भी आपका रहता है। तो और ये आपकी जो पोस्टिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप फॉर्म फिल करते हो उसी समय आपसे पूछ लिया जाता है कि आप किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हो, तो उसी डिवीज़न में आपको पोस्टिंग मिलती है। और फर्स्ट पोस्टिंग आपको जहाँ भी मिलेगी वहाँ पे एटलीस्ट 3 इयर्स आपको सर्व करना होगा, उसके बाद ही आपके ट्रांसफर्स होंगे।
वर्क कैसा रहता है, तो मोस्टली यहाँ पे आपका जो वर्क रहता है आपको ऑफिस वर्क ही करना होता है, डेस्क जॉब करना होता है, कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं करना होता है, कोई मार्केटिंग सेल्स वगैरह का कोई काम वैसा नहीं रहता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। LIC के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि न्यू बिजनेस है, पॉलिसी सर्विसिंग है, देन सेल्स है, क्लेम, ऑफिस सर्विसेज है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कोई भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया जा सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। आपको अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है, जैसे कैशियर की जो ड्यूटी रहती है वैसे आपको वर्क करना होता है, एज कैशियर आपको वर्क करना होगा, या फिर सिंगल विंडो ऑपरेटर आपको वर्क करना हो सकता है, या फिर एज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव भी आपको कई बार वर्क करना होता है। तो कस्टमर की जो भी क्वेरी रहती है वो आपको आंसर करने होते हैं एंड जो भी सीनियर्स हैं वो आपको जैसा वर्क देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिर वर्क करना होता है। यानी कि मोस्टली कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहेगा या फिर फाइल रिलेटेड वर्क आपका रहता है। तो एज LIC असिस्टेंट आपको कैश काउंटर्स मैनेज करना होगा, फाइल्स की प्रोसेसिंग, सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क रहता है और साथ ही साथ पॉलिसी होल्डर्स एंड एजेंट्स के साथ आपको इंटरेक्ट करना होगा। तो यहाँ पब्लिक डीलिंग भी काफ़ी कम रहती है। यहाँ 10 to 5 की आपकी जॉब रहती है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। इसके अलावा आपको बहुत सारी छुट्टियाँ भी मिलती है, बहुत सारे अर्न लीव्स, कैजुअल लीव्स या मेडिकल लीव्स भी आपको मिलते हैं। करियर ग्रोथ की बात करें तो देखिए, अगर आप असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो ये लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है। 5 इयर्स वर्क करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है और आप बन जाते हो हायर ग्रेड असिस्टेंट यानी अपर डिवीजन क्लर्क। एंड इस पोस्ट में 5 इयर्स वर्क करने के बाद अगेन आपकी प्रमोशन होगी और आप बन जाओगे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO के पोस्ट में 10 इयर्स वर्क करने के बाद आप बन जाओगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते हो LIC असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद तो 5 इयर्स में, विद इन 5 इयर्स आप डायरेक्टली असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाओगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहती है LIC में आपको ज्वाइन करने के बाद मिलेगी, LIC असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद, तो आप जल्दी प्रमोशंस ले सकते हो अगर आप सारी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर कर देते हो। देखिए, अगर इस जॉब की बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे कोई मार्केटिंग वगैरह का वर्क आपको नहीं करना होता, कोई सेल्स नहीं करना होता है, पब्लिक डीलिंग काफ़ी कम होता है, कोई फील्ड वर्क नहीं रहता है, आपको यहाँ पे डेस्क जॉब ही करना होता है, कंप्लीटली डेस्क जॉब रहता है, कंप्यूटर रिलेटेड या फाइल रिलेटेड ही वर्क रहता है। वर्कलोड की अगर बात करें तो यहाँ पे पब्लिक डीलिंग कम रहती है, इसलिए वर्कलोड भी काफ़ी कम रहता है। फिक्स ड्यूटी टाइमिंग्स रहती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप बैंक्स के से कंपेयर करोगे तो बैंक्स में पब्लिक डीलिंग भी काफ़ी रहती है एंड वहाँ ड्यूटी टाइमिंग्स भी फिक्स नहीं रहती है। वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। और देखिए, यहाँ पे अगर पोस्टिंग की बात करें तो LIC की जो ऑफिस रहती है, LIC के जो ब्रांचेज रहते हैं वो आपको पता ही होगा, आपने आसपास देखा ही होगा। हमेशा इनके जो ब्रांचेज रहते हैं वो या तो अर्बन एरियाज़ में रहेंगे या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में रहेंगे, लेकिन रूरल एरियाज़ में बहुत कम ही LIC के ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी पोस्टिंग के जो चांसेस रहते हैं वो मैक्सिमम आपको या तो अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरिया में मिल जाता है। गर्ल्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग्स फिक्स्ड रहती है और यहाँ पे कोई आपको फील्ड वर्क वगैरह नहीं करना है, केवल डेस्क जॉब आपका रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत सही रहता है, क्योंकि आपको काफ़ी लीव्स मिल जाते हैं। तो आप मतलब घर के साथ साथ ऑफिस दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर बात करें, अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हो, सपोज बैंक में PO के पोस्ट में वर्क कर रहे हो या फिर क्लर्क के पोस्ट में वर्क कर रहे हो, तो क्या आपको LIC असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए या फिर फॉर्म भरना चाहिए? तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर सपोज आप PO के पोस्ट में आप वर्क कर रहे हो और आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे लोकेशन में है जहां से आपको पता है कि अगले 5 साल 10 साल में आपको होम पोस्टिंग तो मिलने वाली नहीं है, तो बेटर रहेगा अगर आप अपने होम टाउन में रहना चाहते हो या होम टाउन के नज़दीक रहना चाहते हो तो यहाँ आपके पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप डिवीज़न जैसे सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें क्लेरिकल पोस्ट की, तो देखिए, अगर आप बैंक में क्लर्क के पोस्ट में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपका वर्क लोड भी ज़्यादा रहेगा, पब्लिक डीलिंग भी ज़्यादा करनी होगी और सैलरी अगर कंपेयर करें तो LIC असिस्टेंट की ज़्यादा है। तो अगर सैलरी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो LIC असिस्टेंट आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा। LIC असिस्टेंट की लास्ट रिक्रूटमेंट 2019 में हुई थी, तो 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गई थी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। LIC असिस्टेंट की नोटिफिकेशन जोन वाइज रिलीज की जाती है एंड जब आप अप्लाई करोगे तो आपको उसमें डिवीजन सेलेक्ट करना होता है। तो जो कट ऑफ भी रिलीज होती है वो डिवीजन वाइज आपको देखने को मिलती है। LIC असिस्टेंट प्रीलिम्स 70 मार्क्स का होता है। तो चलिए देखते हैं डिवीजन वाइज क्या कट ऑफ गई थी। तो अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न जोन की, तो दिल्ली एंड हरियाणा के लिए 64 कट ऑफ गई है, ये आउट ऑफ 70 मार्क्स है। अमृतसर 61, करनाल 63, जोधपुर 59, रोहतक 63 एंड अजमेर 54 कट ऑफ गई थी। नॉर्थ सेंट्रल जोन की बात करें तो
मेरठ की कट ऑफ थी 61, गोरखपुर की कट ऑफ गई थी 50 एंड फैजाबाद की भी कट ऑफ गई थी 50। ईस्ट सेंट्रल जोन की बात करें तो भुवनेश्वर की कट ऑफ गई थी 61, पटना 2 की कट ऑफ गई थी 60 एंड पटना 1 की कट ऑफ गई थी 53। सेंट्रल जोन की बात करें तो जबलपुर की कट ऑफ गई थी 57। प्रीलिम्स की सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में मैक्सिमम मार्क्स 30 रहता है। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहती है 12 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 11 मार्क्स। और ये इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसकी मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है फाइनल रैंकिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे मिनिमम जो मार्क्स है वो एटलीस्ट स्कोर करना होगा, यानी कि 12 मार्क्स या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग 11 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा इंग्लिश या हिंदी में। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा एंड जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिनिमम 14 मार्क्स स्कोर करना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को मिनिमम 13 मार्क्स स्कोर करना होगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 14 मार्क्स है मिनिमम एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिनिमम 13 मार्क्स स्कोर करना होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस के लिए कॉल किया था, तो चलिए देखते हैं एलआईसी असिस्टेंट मेंस में क्या कट ऑफ गई थी। तो नॉर्दर्न जोन की बात करें तो दिल्ली एंड हरियाणा के लिए कट ऑफ गई थी 142.25, ये आउट ऑफ 200 मार्क्स है। शिमला 133.5, उदयपुर 123.5, जोधपुर 128.5, रोहतक 138.5, अजमेर 129.75। नॉर्थ सेंट्रल जोन की बात करें तो आगरा 131.5, लखनऊ 135.75, मेरठ 133.75, गोरखपुर 132.77, देहरादून 138, कानपुर 134 एंड फैजाबाद 127। देखिए यहाँ आपको कट ऑफ का डिफरेंस इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कट ऑफ गई हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अलग अलग रहती है जोन वाइज एंड अब डिवीजन वाइज भी आप देखोगे तो वैकेंसीज अलग अलग है। ईस्ट सेंट्रल जोन की बात करें तो बेगूसराय की कट ऑफ गई थी 104, भुवनेश्वर 124.25, मुजफ्फरपुर 124, हजारीबाग 127, पटना 2 124.75 एंड कटक 126.50। पटना 119 कट ऑफ गई थी। सेंट्रल जोन की बात करें तो भोपाल की कट ऑफ थी 133.75, बिलासपुर 124.75, वेस्टर्न जोन की कट ऑफ गई थी अमरावती 125.75 एंड गांधीनगर 123.25। तो जितने भी कट ऑफ अवेलेबल थे वो सब मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों फाइनल सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे ही होता है, तो इसलिए आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेंस में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। जितने भी कट ऑफ अवेलेबल थी सारी मैंने आपको बता दी है, तो आप कमेंट करके बताना कि आप किस डिवीजन से बिलोंग करते हो, किस जोन से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों ये थी एलआईसी असिस्टेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।